Hello everyone, welcome to this video. In today's session, we will be discussing about corporate governance. अब डायरेक्टली टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं. So, what is corporate governance? So basically, it is a system. System of what? It is a system of various rules, various practices, various processes operating in a corporation by which that particular corporation or company is directed and controlled. It involves multiple aspects. Like, first is the most important one is it involves the relationship among various stakeholders. कि ये जो कंपनी है इसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन है. इसका शेयर होल्डर हो सकता है, इसका मैनेजमेंट हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है, एंड वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं. तो व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? सो बेसिकली इट इज अ सिस्टम of the rules and practices which directs and control this company and the relationship within this company between the various stakeholders. So now let us discuss कि stakeholders हैं क्यों. एंड अच्छा, इसका मैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का. इट इज बेसिकली टू इंश्योर दैट कंपनी ऑपरेट्स इन अ एथिकल मैनर. कंपनी ट्रांसपेरेंसी से काम करे, ओपेकनेस ना हो, कंपनी अकाउंटेबल हो, कंपनी रिस्पॉन्सिबल मैनर में बिहेव करे, एंड अल्टीमेटली इट शुड लीड टू द लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स जो भी इन्वॉल्व हैं. That is the primary objective of corporate governance. Now let us see what are these stakeholders involved. So this is the broad brief structure of a company. So there are shareholders. Then there are board of director. Then there is chief executive officer. Then there is a chairperson. There is a finance officer. There is a chief operating officer. Now let us discuss कि one by one सारे stakeholders और what do they want and why they are needed. तो first is shareholder. Who is first? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं who is a shareholder. He is basically she is the owner of the company. By owner of the company ऐसा मत समझ लीजिएगा कि कंपनी उन्हीं की है. ओनर ऑफ द कंपनी एज इन ही इज द ओनर ऑफ द परसेंटेज of the shareholding which he is having in that company. For example, अगर आपके पास रिलायंस का एक शेयर है एंड इट जो भी उसकी वैल्यू है एक्स वाई जी वैल्यू जिससे का भी वो शेयर है, एंड इट अकाउंट्स टू 0.00001% ऑफ शेयर होल्डिंग, तो आप इतने परसेंटेज ऑफ कंपनी के ओनर ही हैं एक तरीके से. सो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स आर बेसिकली द ओनर्स ऑफ द कंपनी. नाउ व्हाट डू दे वांट? इनको चाहिए क्या? दे वांट कि यार कंपनी अच्छे से काम करे एंड द कंपनी शुड फेच अस प्रॉफिट. आप किसी कंपनी के शेयर्स में कब इन्वेस्ट करते हैं? व्हेन दैट कंपनी इज हैविंग प्रॉफिट्स. कोई लॉस के लिए तो इन्वेस्ट करेगा नहीं. ओके तो हमने ये एक स्टेक होल्डर देखा कॉर्पोरेट में कि वन इज शेयर होल्डर, इनको चाहिए प्रॉफिट. अब शेयर होल्डर में दो टाइप्स हो सकते हैं. एक हो सकता है मेजॉरिटी वाले और एक होता है माइनॉरिटी वाले. मेजॉरिटी वाले कैसे? फॉर एग्जांपल रिलायंस में द मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इज विद द अंबानी फैमिली, सो दे आर द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स. एंड माइनॉरिटी में फिर नॉर्मल पब्लिक है जिसमें आप और हम भी आते हैं अगर हमने इन्वेस्ट किया है उनके शेयर्स में. तो देन इस कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा. नाउ लेट अस स्टार्ट द प्रोसेस कि अगर शेयर होल्डर है तो व्हाट डज शेयर होल्डर वांट? इनको चाहिए कि प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तो कोई मतलब है शेयर होल्डिंग का. सो व्हाट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डू? यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी की फंक्शनिंग देखनी है बेसिकली. उनको देखना है कि कंपनी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्योंकि कंपनी अगर इफ कंपनी विल वर्क एथिकली, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, तभी तो प्रॉफिट होगा. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते कौन है? इन्हीं शेयर होल्डर्स में से कुछ लोग होते हैं विच आर रिप्रेजेंटिंग बोथ द मेजोरिटी वंस एंड द माइनॉरिटी वंस. इसीलिए माइनॉरिटी वालों को भी रिप्रेजेंट करना है, इसलिए वन थर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी होते हैं. जैसे पीएसयू हो गया, कोई गवर्नमेंट पीएसयू है तो उसमें वन थर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रखे जाते हैं, सो दैट कुछ गड़बड़ी ना हो. क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ही अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहेंगे तो जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट हैं उनको कौन पुट अप करेगा? तो उसको उनका सेपरेशन प्रिवेंट करने के लिए ये वन थर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रहते हैं. नाउ व्हाट डज दीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डू? एग्जाम्पल ऐसा समझो
कि यहाँ पे एक फाइनेंशियल ऑफिसर है। इस फाइनेंशियल ऑफिसर ने देखा कि कंपनी के इस बार प्रॉफिट्स हो रहे हैं रुपीज 100 CR के आसपास, after giving tax and all. Now this profit has to be distributed within the company. तो यार ये फाइनेंशियल ऑफिसर बोलते हैं कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट करवाते हैं, उनको डिविडेंड्स वगैरह ज़्यादा देते हैं, और जो बाकी माइनॉरिटी वाले हैं उनको उतने बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो हुए हैं वो नहीं देते या शो ही नहीं करते। तो फाइनेंशियल ऑफिसर अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ये चीज़ बताएंगे, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अगर इस काम तो इनका यही है कि ये मना करें कि नहीं ये गलत चीज़ है, ये मैं नहीं होने दूंगा। मगर मान लीजिए कि अगर ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट कर दें एंड दे ट्राई टू डू समथिंग अनएथिकल, तो इन्हीं को ऊपर सुपरवाइज करने के लिए बैठे हुए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनकी परमिशन के बिना ये चीज़ नहीं हो सकती है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल प्रिवेंट दिस सप्रेशन। वैसे ही चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, मान लो कि इनको कंपनी में 50 करोड़ रुपए के कुछ कैपिटल एसेट्स खरीदने थे। नाउ व्हाट ही डज कि यार अपने किसी बंदे से खरीद लेते हैं, खरीदते 45 करोड़ का ही है और 5 करोड़ रुपीस का करप्शन करके प्रॉफिट रख लेंगे। तो दिस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विल लुक एट हिम, लुक एट लुक टुवर्ड्स हिज कंडक्ट, यार इन लोगों ने सही काम किया कि नहीं किया। तो ये इस करप्शन को ये बचाएंगे और फिर ये अपनी रिपोर्ट्स वापस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सबमिट करेंगे, ताकि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अल्टीमेटली देख सकें कि एनालाइज कर सकें कि फंक्शन कंपनी में सही से काम हो रहा है नहीं हो रहा है। देन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक चेयरपर्सन भी होंगे, इनका भी इन सब चीज़ों में मॉनिटरिंग में, इवैल्यूएशन में रोल होगा। सो दीज आर वेरियस स्टेक होल्डर्स। सबको अल्टीमेटली क्या चाहिए? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का या फाइनेंशियल ऑफिसर का जो कंबाइंड मोटिव है दैट इज कि यार प्रॉफिट करना है। वो करप्शन वरप्शन करने एक अलग बात है, मगर जो लेजिट गोल है वो लेजिट गोल है कि यार हमें चाहिए प्रॉफिट्स। अब इस प्रॉफिट के चक्कर में क्या हम कोई अनएथिकल काम कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी कंपनी को एक्सपांड करना है तो एक एरिया खाली पड़ा है स्टेट में, ये एरिया हम ले लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं एंड यहाँ एक्सपांड करेंगे। चलो इन्होंने ये एरिया खरीद लिया, लेकिन इस एरिया में थे 1 लाख ट्रीज प्लांटेड। तो अब ये बोलें कि यार इसको काट वाट देते हैं, हमें तो प्रॉफिट से मतलब है। सो दिस इज नॉट करेक्ट कि यार आप तो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे हो। तो प्रॉफिट के लिए ये कोई अनएथिकल काम ना कर दें, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ये फॉरेस्ट ना कटवा दे, इसलिए उसके ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, फिर चेयरपर्सन है। तो ये सब जब कॉर्पोरेट में इतने सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, तो ये जब रिलेशनशिप इनके मैनेज होंगे आपस में, जब ये एक दूसरे के वर्क्स पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखेंगे, तो ये सब चीज़ें भी प्रिवेंट होंगी। सो आई होप कि समझ में आ पा रहा है कि कौन-कौन से स्टेक होल्डर्स हैं इसमें और उनका क्या मोटिव है और वो क्यों हैं। अगर कोई भी मोटिव अनएथिकल जाता है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट के लिए एनवायरनमेंट डैमेज कर देना, या फॉर एग्जांपल करप्शन कर देना, या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के राइट को नेग्लेक्ट कर देना, तो वो अनएथिकल चीज़ों को रोकने के लिए वी हैव दिस स्ट्रक्चर जहाँ पे एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड एंड देर आर सम चेक्स एंड बैलेंसेस। सो आई होप थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हो क्या रहा है एंड व्हाई इट इज नीडेड। नाउ ये एक डेफिनेशन दी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड क्लियरली डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटीज which ensure that a company is governed in the best interest of all stakeholders। बेस्ट इंटरेस्ट क्या होगा कि प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट शेयर होल्डर को भी चाहिए, प्रॉफिट इन्हें भी चाहिए, प्रॉफिट कंपनी को भी चाहिए, सबको चाहिए। मगर क्या प्रॉफिट आएगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को सप्रेस करके? क्या प्रॉफिट आएगा इन्वायरमेंट को डैमेज करके? क्या प्रॉफिट आएगा करप्शन करके? नहीं। तो इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए कुछ अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी पड़ेगी। तो अकाउंटेबिलिटी इन लोगों को असाइन करी जाएगी, और उस अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको असाइन की जाएगी कि आप इनसे अकाउंटेबिलिटी मांगे, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द कंपनी एंड टुवर्ड्स द शेयर होल्डर। तो सबका बेस्ट इंटरेस्ट में जो काम है वो करना है, एंड दैट इज व्हाई वी रिक्वायर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो इट इज द सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड क्लियरली डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जहाँ पे
accountability which ensures that a company is governed in the best interest of all stakeholders. इसमें क्या करना है? यू हैव टू बैलेंस प्रॉफिटेबिलिटी, मोरालिटी, लीगैलिटी, सोशल एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सब कुछ आपको मैनेज करना है। आपको प्रॉफिट चाहिए, यू नीड प्रॉफिट, अल्टीमेटली प्रॉफिट पे ही एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन काम करता है। तो इट इज वेरी एथिकल ऑल्सो कि प्रॉफिट वो बनाए, मगर किस तरीके से बनाए? मोरालिटी होनी चाहिए कि आप करप्शन ना करें, लीगैलिटी होनी चाहिए कि आप कुछ फ्रॉड ना करें। मतलब एक कंपनी जैसे सत्यम स्कैम था या ब्लू स्मार्ट कंपनी थी एक दिल्ली में, इन्होंने लोन लिया, नाउ दे टुक अ लोन फॉर द एक्सपांशन ऑफ द कंपनी। इस लोन से जो कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स या जो सुपीरियर पोजीशन में थे, उन लोगों ने अपने लिए 100-100 करोड़ के अपार्टमेंट्स फ्लैट खरीद डाले। तो ये तो आपने पब्लिक को धोखा दिया। पब्लिक ने पैसा इन्वेस्ट किया था आपकी कंपनी में, इसलिए थोड़ी किया था कि आप कंपनी के नाम पे लोन लेंगे और अपने मजे करेंगे उसमें। सो लीगैलिटी इंश्योर होनी चाहिए कि प्रॉफिट आपको अपना करना है, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक मोरालिटी रखें ना। पब्लिक को आप चीट करके प्रॉफिट ना करें, जैसे सत्यम स्कैम हुआ था, आप वैसा ना करें। तो प्रॉफिटेबिलिटी को मोरालिटी के साथ बैलेंस करें, देन ऑल्सो लीगैलिटी के साथ भी प्रॉफिट को मैनेज करें। जैसे हर्षद मेहता ने लीगल लूप होल से ही निकाल लिए थे, तो लीगली तो वो लूप होल निकालने में कामयाब रहे थे, मगर क्या वो एथिकल था? नहीं, इट वाज अनएथिकल। देन विजय माल्या वाला भी एक है, वो तो उसकी मेरे को क्या डिटेल्स नहीं पता, बट यू हैव टू बैलेंस द प्रॉफिटेबिलिटी विद मोरालिटी। अब हो सकता है ऐसा हो कि किसी कंपनी को मॉरल रहना है कि यार हमें लोगों का भला करना है, सो आर जो भी हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल अगर यू आर सेलिंग समथिंग, तो जो उसकी पैकेजिंग होती है ना, तो प्लास्टिक इज चीपर, और अगर आप जूट बैग्स में देंगे तो दैट इज एक्सपेंसिव। तो यार वो बोलें कि प्रॉफिटेबल तो हो जाएगा इसमें, लेकिन शायद इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है। तो मुझे अपनी अल्टीमेटली प्रॉफिट के लिए क्या करना है? हमें अपना कॉस्ट प्राइस कम करना है। तो हम यार पॉलिथीन नहीं देते हैं, हम जूट वूट अफोर्ड नहीं करेंगे, उसमें हमारा बहुत प्रॉफिट कम होता है। तो अगर मैं एनवायरमेंट बचाने जा रहा हूँ, ये वाले ट्रीज नहीं काट रहा हूँ या जूट बैग्स नहीं यूज कर रहा हूँ, तो एनवायरमेंट तो जा रहा है बट मेरा प्रॉफिट हो रहा है। देन सोशली वहां पे हो सकता है उस जहाँ 1 लाख ट्री है, उस एरिया में ट्राइब्स भी रहते हो, उनको आप उनका आप जो भी एनवायरनमेंट है उसको डैमेज कर रहे हो, उनको बेसिकली फिर माइग्रेट शिफ्ट करवाना पड़ेगा वहां से, तो बहुत आप हैम्पर करोगे। तो आप सोशली तो आप गलत कर रहे हो, मगर ठीक है प्रॉफिट तो हो रहा है, प्राइवेट को तो प्रॉफिट ही चाहिए था। मोरालिटी पे तो आप गलत हो लेकिन प्रॉफिट तो हो रहा है, लीगैलिटी पे तो आप गलत हो लेकिन प्रॉफिट तो हो रहा है। तो ये चीज नहीं करनी होती है। करना क्या होता है, यू कांट बी सेइंग कि आई एम एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, आई एम सोशली सस्टेनेबल, प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, आई एम मोरालिटी सस्टेनेबल, आई एम अपहोल्डिंग मोरालिटी, प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, आई एम अपहोल्डिंग लीगैलिटी, में कोई टैक्स इवेजन नहीं करता, प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं। ये भी नहीं करना है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू बैलेंस ऑल दिस, कि प्रॉफिट्स भी हों, आप मॉरल भी रहें, लीगल भी रहें, सोसाइटी का भी बेनिफिट करें और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल भी रहें। अल्टीमेटली दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब स्टेक होल्डर्स, यार ये स्टेक होल्डर्स कौन कौन थे और इनसे क्या क्या होता है? नाउ ये मैंने एक ब्रॉडर बेस क्रिएट कर दिया है of this topic. Now when we will discuss this stakeholders ना, कि शेयर होल्डर्स को डिस्कस करेंगे, कस्टमर्स या कंज्यूमर्स को डिस्कस करेंगे, तो अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिकली होगी तो उससे क्या बेनिफिट होगा एट द लेवल ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, हम वो देखेंगे। और हाउ अ कंपनी becomes more efficient and also more profitable when they follow these ethics, हम वो भी देखेंगे। और साथ ही साथ में वी विल रीड बिटवीन द लाइंस, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई चीज से किस फायदा हो रहा है, मतलब फॉर मैं ये डायरेक्टली आपको नहीं बताऊंगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि बीइंग एथिकल फेचेस यू अ गुडविल इन पब्लिक। तो फायदा क्या है इसमें? यार पब्लिक का गुडविल है तो पब्लिक का ट्रस्ट है, पब्लिक का ट्रस्ट है तो पब्लिक आप में इन्वेस्ट करेगी। दिस इज वन पॉइंट आई हैव टोल्ड। अब इससे रीडिंग बिटवीन द लाइंस आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यार अगर ये मैं बताऊंगा नहीं आपको, ये आपको खुद इंटरप्रेट करना है कि यार अगर मैं अनएथिकल हूं, अगर मैं एथिकल बिहेवियर नहीं रहा कंपनी का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एथिकली नहीं की, तो क्या होगा? ये गुडविल नहीं क्रिएट होगी, ट्रस्ट नहीं क्रिएट होगा, उससे क्या होगा? प्रॉफिट्स नहीं होंगे, लॉस में जाएगी कंपनी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो कुछ चीजें आपको खुद डिसाइफर करनी है अंडरस्टैंडिंग से।
इसलिए थोड़ा दिमाग खोल के सुनना, एंड बाकी जो डायरेक्टली है वो तो आपको समझ में आएंगी आएंगी। सो नाउ लेट अस बिगिन विद द वेरियस स्टेक होल्डर्स इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और क्या एथिकल ऑब्लिगेशन होता है टुवर्ड्स वेरियस स्टेक होल्डर्स। अब उस डिस्कशन में हम जा रहे हैं। सो फर्स्ट इज एट द लेवल ऑफ शेयर होल्डर्स के लेवल पे क्या चाहिए कि फेयर एंड सस्टेनेबल रिटर्न्स मिलना चाहिए शेयर होल्डर्स को। कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि कंपनी फंड रेस करे, शेयर होल्डर्स से पैसा इन्वेस्ट करवाए और उस फंड को कंपनी की जगह अपने प्राइवेट ग्रोथ में डाइवर्ट कर दे। कंपनी की ग्रोथ की जगह प्राइवेट ग्रोथ करवा रहे हैं अपनी, तो ये तो आप यू आर चीटिंग विद द शेयर होल्डर्स ना, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज द एथिकल ऑब्लिगेशन कि यू नीड टू बी फेयर एंड सस्टेनेबल, you need to give fair and sustainable returns to the shareholder, first thing. Then second is fairness to minority shareholders, कि यार अब जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं जैसे आप और मैं, इनके साथ भी फेयर रहना है। इनको इनका ड्यू रिवॉर्ड, इनका ड्यू प्रॉफिट जो भी बनता है आपको इनको टाइमली वो देना है। इसलिए वी हैव दिस 1/3 ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला क्लॉज, कि हर गवर्नमेंट पीएसयू में भी 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। देन शेयर होल्डर्स के लिए और क्या है, यू नीड टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई कंपनी आईपीओ ला रही है, अब मान लो मैं अपना आईपीओ लॉन्च कर दूं एंड मैं अपने आईपीओ में आपको झूठ बोल दूं कि पिछले 5 साल में ना, फर्स्ट ईयर में मेरी कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ था, सेकेंड ईयर में 200 हो गया, ऐसे करते करते फिफ्थ ईयर तक मेरी कंपनी का प्रॉफिट 1000 CR है, आफ्टर गिविंग ऑल द टैक्सेस एंड एवरीथिंग, नेट प्रॉफिट ये मेरे पास है। तो आप तो सोचेंगे यार ये कंपनी इतना ग्रोथ कर रही है पिछले 5 साल में, इसका आईपीओ ले लेते हैं। असलियत में हो सकता है कि मेरी कंपनी ने इतना ग्रोथ किया ही नहीं हो, बल्कि लॉस में चल रही हो, -10 करोड़ का लॉस में हूं मैं तो, लेकिन आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। फिर मैं जब बैंकरप्ट हो जाऊंगा तो मैं ये आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा लेके किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाऊंगा, वहां पे रहने लगूंगा। सो वो चीज नहीं करना है। तो द एथिकल ऑब्लिगेशन इज टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स की भाई ऐसा हम करने वाले, ऐसा ऐसा हमारे कंपनी ने अभी तक किया है और आगे चल के हमारा ये ब्रॉड विजन है कि हम ईवी सेक्टर में भी आएंगे, हम बैटरीज बनाएंगे, हम सोलर प्लांट्स बनाएंगे, ये हमारे विजन है। तो जो भी इमर्जिंग सेक्टर्स हैं उन सब में हम लोगों का विजन है, तो इसलिए आप हमारे पास में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे गोल्स बहुत बड़े हैं। मगर असली में आप ये जब बता रहे हैं तो आपके असली में गोल्स यही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका अगला गोल ये था कि पैसा आने के बाद मैं तो निकल लूंगा। So you need to provide accurate information to shareholder. This is an ethical obligation. ये ब्लू स्मार्ट कैब और सत्यम स्कैम मैंने आपको बता दिया है। देन द अनदर स्टेक होल्डर कौन है? इट इज द कस्टमर या कंज्यूमर, जो भी आपकी सर्विसेज अवेल करता है। तो अगर देर इज अ कस्टमर, अच्छा जैसे कि मैंने शेयर होल्डर वाला बताया, तो इतनी चीज मैंने बताई, तो इससे आपको क्या समझ में आया कि अगर एथिकली ऑब्लिगेशन जो है उनको फॉलो करेंगे तो क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। मैंने तो बस क्या फॉलो करना है ये बताया। वर यू एबल टू डिसाइफर कि इसमें बेनिफिट्स क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या है? मैं एक बार करके दिखा देता हूँ ताकि आगे वाले सारे शेयर होल्डर्स में आप ये चीज खुद से समझ सकें। तो मैंने बोला था कि प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर। अगर आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को, अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ सही सही बता रहे हैं, एंड अब मान लो आपने बोला कि हमारी कंपनी ने इतना इतना प्रॉफिट किया था, ये चीज आपने झूठ बोली थी। दिस वॉज अ बेसिकली अ स्कैम। लोगों ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सेबी के रिकॉर्ड्स में जाके चेक कर लिया कि आप क्या कर रहे हैं, और उनको पता चल गया कि आप तो झूठ बोल रहे हैं। आपका आईपीओ फॉल कर जाएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी ही नहीं। फिर उसके बाद आप पे केसेस होंगे, आपकी कंपनी को बहुत इश्यू आएगा, हो सकता है बंद भी करनी पड़ जाए। तो अगर आप एथिकल नहीं रहते तो ये देखो आपके साथ ये दिक्कत हो जाती। अगर आप एथिकल रहते, अपना आईपीओ निकालते, लोग सर्च करते कंपनी के बारे में और लोग देखते कि हाँ इनके तो सच में जो इन्होंने बोला था कि ईवी सेक्टर में हम आने वाले हैं, तो इन्होंने प्लांट्स अपने सेटअप कर रखे हैं कहीं कहीं पे। लोग रिसर्च करते तो उन्हें पता चलता आरबीआई की सॉरी सेबी की रिपोर्ट्स में कि हाँ इनकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, कंपनी की अच्छा ग्रोथ से अच्छा रिटर्न है, लेजिट कंपनी है। तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे आपकी कंपनी में, ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट किसका होगा? आपका होगा, लोगों का होगा, सबका प्रॉफिट होगा। तो एथिकल होने से ये देखिए ये एडवांटेजेस हैं, एथिकल होने के पॉजिटिव्स हैं, अनएथिकल होने के ये नेगेटिव्स हैं। एंड दिस वाज द पॉइंट जो बेसिक था हमारा। सो अब मैं जब सारे स्टेक होल्डर्स को डिस्कस करूंगा
तो मैं सिर्फ ये पॉइंट बताऊंगा, उसके पॉजिटिव नेगेटिव और दूसरे एस्पेक्ट्स आपको अपने आप समझने हैं। रीडिंग बिटवीन द लाइंस इसी को बोलते हैं। सो अब डिस्कस करते हैं कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के लिए क्या है, एक ही चीज़ है सबसे मेन, कि अपहोल्ड कंज्यूमर्स राइट। फॉर एग्जांपल, जैसे कंज्यूमर्स के राइट क्या है, कंज्यूमर के पास है यार कि इसकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, इसको सेफ्टी मिलनी चाहिए, है ना, इसको प्रिवेसी मिलनी चाहिए। तो जब आप एज अ कंपनी एथिकली आप कंज्यूमर के राइट्स अपहोल्ड करते हैं, तो इट सर्व्स द कंज्यूमर को तो बेनिफिट है ही है कि कंज्यूमर्स के तो राइट मिल रहे हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स यू। हाउ इट हेल्प्स यू? फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपको मैं बोलूँ कि यू हैव टू बाय अ कार फॉर योर फैमिली एंड यू वांट द सेफेस्ट कार फॉर योर फैमिली, कोई भी यही चाहेगा। तो सबसे पहले अगर किसी इंडियन ब्रांड में लेनी है, सबसे पहले सेफ्टी सुनते से ही आपके दिमाग में आ जाएगा टाटा, टाटा मोटर्स। ऐसा क्यों? ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि व्हेन टाटा मैन्युफैक्चर्स कार, वो कॉस्ट कटिंग नहीं करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेफ्टी एंड द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द कार। उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, एकदम अनकॉम्प्रोमाइज्ड है। अब ये वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे आर दे बिलीव दैट द कंज्यूमर का राइट है टू ड्राइव अ सेफ कार। इट इज देयर राइट एंड इट इज द कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड द कंपनी इज हेल्डिंग इटसेल्फ अकाउंटेबल फॉर द कंज्यूमर सेफ्टी। तो वो इस सेफ्टी वाले एस्पेक्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उसकी वजह से आज देखिए उनकी इमेज कितनी अच्छी है। इफ यू वांट अ सेफ कार, यू विल गो विद टाटा। सो बाय अपहोल्डिंग द कंज्यूमर्स राइट, कंज्यूमर को भी प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ, एंड कंपनी को भी फायदा हुआ, एथिकल होने का दोनों को फायदा हुआ। तो कस्टमर को या कंज्यूमर को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो एथिकल ऑब्लिगेशन एक कंपनी का होता है, इट इज टू अपहोल्ड द राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंज्यूमर के राइट्स अपहोल्ड कर रहे हैं, कोई ज्वेलर है, कोई ज्वेलरी वाला है, वन ज्वेलरी शॉप गिव्स यू अ गोल्ड कॉइन, आप खरीदने गए, एंड अदर गिव्स यू गोल्ड कॉइन। एक पे आईएसआई का मार्क है, सॉरी आईएसआई नहीं, जो हॉलमार्क होता है 24 कैरेट वाला या 22 कैरेट वाला, जो भी वो है, और एक पे कुछ नहीं है। आप किससे लोगे? आप इससे लोगे। वाई? बिकॉज इट हैज अपहोल्ड द वैल्यू ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि यार यहाँ पे तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है कि दिस इज रियल, दिस इज नॉट फेक, मेरे साथ गलत नहीं हो रहा है, माई इन्वेस्टमेंट इज सेफ। तो अकाउंटेबिलिटी इज वन ऑफ द राइट्स जो कंज्यूमर को आपको देना पड़ेगा। देन सेफ्टी में मैंने बताया टाटा हो गया, या कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम लोगे तो आप आईएसआई मार्क चेक करते हो, अगर आईएसआई मार्क है तो आप ले लेते हो, वरना आप डरते हो कि यार ये करंट मार देगा। देन वैसे ही प्रिवेसी में है, इफ़ यू वांट द बेस्ट प्रिवेसी, आज के टाइम में जब डेटा सिक्योरिटी इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट, तो यू विल प्रेफर आईफोन ओवर एनीथिंग। मतलब सैमसंग 1000 या वन प्लस हो गया, वो 1000 फीचर ज़्यादा दे दें आईफोन से, लोग फिर भी आईफोन ही लेंगे। दे विल गो फॉर एप्पल्स इकोसिस्टम, क्योंकि बहुत सेफ है, प्रिवेसी एंड ऑल इट इज मेंटेन्ड। तो कंज्यूमर के राइट, आपको ये कुछ बेसिक राइट्स हैं जो आपको अपहोल्ड करने हैं, दिस इज योर एथिकल ऑब्लिगेशन, एंड जब आप ये अपहोल्ड करेंगे तो आपकी भी ब्रांड वैल्यू बनेगी। जैसे एक और कंज्यूमर का राइट टू एक हेल्थ है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो डाई थी जो यूज करते थे मंचूरियन बनाने में, ये कपड़ों के कलर देने वाली डाई की बात हो रही है, रेड कलर देती है, वो मंचूरियन में यूज कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने इसको बैन किया। तो एज, अब ये गवर्नमेंट वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एज अ गवर्नमेंट, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि वी आर डिस्कसिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बट इसमें गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो एज अ इंस्टीट्यूशन व्हाट डिड दे डू, दे अपहोल्ड द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर। हम गवर्नमेंट के केस में सिटीजन बोल देते हैं उसको। आई होप दिस इज क्लियर। देन एक और स्टेक होल्डर कौन है? द अनदर स्टेक होल्डर इज एम्प्लॉय। यार एम्प्लॉय को कॉर्पोरेट में क्या चाहिए? फर्स्ट इज कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन विद हिम। अगर आप एक एम्प्लॉय को, वो एक ग्लास सीलिंग वाला, ग्लास विंडो वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि द अपर पोजीशंस आर जनरली गिवन टू मेन, प्रमोशंस इनको जनरली ज्यादा मिलते हैं टू द हायर पोस्ट, वुमेन को नहीं मिलते हैं। सो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? देन ऑल्सो वाइल रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट भी, रिक्रूटमेंट में भी कई जगहों पे ये डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। और फिर अगर कहीं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आ गया, जो कि होता है, बहुत प्रिविलेंट है आज भी हमारे सोसाइटी में, तो वो भी दिक्कत है।
तो यू वुड नॉट वांट योर एम्प्लॉय टू बी डिस्क्रिमिनेटेड। यार अगर वो डिस्क्रिमिनेटेड है तो वो कैसे बेचारा काम कर पाएगा? एंड दिस इज अनएथिकल, दिस इज illegal, and it is wrong on both aspects, moral as well as legal. So, the ethical obligation of a corporate entity is to have a no non-discriminatory approach, whether it is a gender-based discrimination or a caste-based discrimination. Then, जब ये discrimination नहीं होगा, तभी तो आप meritocracy promote करोगे. अब meritocracy, when you will promote, the right guy will get the opportunity. इससे राइट गाय को तो फायदा हुआ ही हुआ, एम्प्लॉय को तो फायदा हुआ कि एम्प्लॉय आपके पास ही रहेगा। जब आप मेरिटोक्रेसी पे प्रमोशंस देंगे या मेरिटोक्रेसी पे आप रिक्रूटमेंट करेंगे, तो आपका जो टर्नआउट रेशियो है, मतलब कि मतलब वो ऐसा होता है कि इट इज बेसिकली कि आपके यहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो एवरेज वो लोग कब तक आप ही की कंपनी में रहते हैं और छोड़ के बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं चले जाते हैं। वो आपका बहुत कम रहेगा। तो जब एम्प्लॉय आपसे जुड़े रहते हैं ना, तो आपकी कॉस्ट कम होती है। क्योंकि इफ द एम्प्लॉयज आर फ्रीक्वेंटली चेंजिंग जॉब्स, आपके पास एक इंसान आया, आपने उसे 4 महीने ट्रेनिंग किया, उस पर पैसा खर्च किया, उसने 2 महीने काम किया एंड देन ही लेफ्ट, तो आपको बार बार रिक्रूटमेंट करने की कॉस्टिंग होती है, ट्रेनिंग की कॉस्टिंग होती है। तो दैट इज अल्टीमेटली अ लॉस टू द कंपनी। तो अगर आप मेरिटोक्रेसी बेस्ड अपॉर्चुनिटी देंगे, मेरिटोक्रेसी बेस्ड प्रमोशन देंगे, तो एम्प्लॉयज आपसे खुश रहेंगे। अल्टीमेटली ये एम्प्लॉयज आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। अगर आप इनके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, तो अल्टीमेटली इन्हीं की फैमिली है जो हो सकता है कस्टमर्स बन के आपके पास वापस आएंगे। सो इट इज अ सर्कल बेसिकली। ये एम्प्लॉय है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहा है सोसाइटी में, एंड सोसाइटी इनकम्पासेस ऑफ ऑल दीज। तो दिस इज अ लूप होल, मतलब एक सर्कल, सब कुछ एक सर्कुलर पाथ में होता है, हो रहा है। मेरिटोक्रेसी बेस्ड पे देंगे तो आपको बहुत से प्रॉफिट है, एम्प्लॉयज के लिए भी अच्छा है। देन नो एक्सप्लॉइटेशन, आप चाइल्ड लेबर मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एज अ कंपनी, एज अ कॉर्पोरेट यू आर एंगेज्ड इन चाइल्ड लेबर, तो एथिकली भी गलत है, लीगली भी गलत है, आप सोसाइटी को भी हार्म कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो एंड यू टेल कि यार वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट द चिल्ड्रंस स्टडीज, एंड वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट द चिल्ड्रन इन जनरल, एंड वी डू नॉट प्रमोट चाइल्ड लेबर, तो आपकी एक मार्केट में भी गुडविल बनेगी ना। पीपल वाइल इन्वेस्टिंग इन टू ब्रांड्स, जहाँ पे दोनों ही सेम टाइप ऑफ पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, बट वन इज सेइंग यार वी आर कंसर्न अबाउट द चाइल्ड्स, वी आर कंसर्न अबाउट द चाइल्ड लेबर एंड द फ्यूचर ऑफ दोज चाइल्ड्स जिनको लोग एंगेज कर लेते हैं इस टाइप के काम में। तो ये जब उनका पढ़ाई वढ़ाई करने का टाइम है, तो आप उनसे जो है इलीगली काम करवा रहे हैं, तो वी आर अगेंस्ट इट। तो आपके मन में भी एक दिमाग में ये चीज़ आएगी कि यार ये तो मॉरली अच्छी कंपनी है, इनके तो एथिक्स अच्छे हैं, वैल्यूज अच्छी हैं इनकी, तो इसके पास इन्वेस्ट कर लेते हैं। सो एम्प्लॉयज के लेवल पे भी फायदा है, कंपनी के लेवल पे भी फायदा है। देन ओवरऑल वेलबींग, जैसे अगर एक सबसे बड़ा एक कॉर्पोरेट को अगर इनोवेशन प्रमोट करनी है, प्रॉफिट चाहिए या कुछ चाहिए, तो उसको अपने एम्प्लॉय की ओवरऑल वेलबींग पे फोकस करना पड़ेगा। आपको उसको वर्क लाइफ बैलेंस देना पड़ेगा। उसको डिप्रेशन में मत डाल दीजिए कि वो 8-9 घंटे आपके ऑफिस में भी काम करे, उसके बाद घर पहुंचने के बाद भी फोन आप लगा के उसको रात भर पीपीटी बनवा रहे हो। प्लीज डू नॉट डू दैट। तो प्रोवाइड देम वेलबींग। फॉर एग्जाम्पल गूगल का वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। अब देखिए, इनके पास ना, दे हैव क्रैडल्स फैसिलिटी, दे हैव रूम्स, दे हैव डेडिकेटेड रूम्स कि यार अगर आप काम करने आए हो, तो दे ट्रस्ट द गूगल ट्रस्ट इन देयर एम्प्लॉयज कि अगर आप काम करने आए हो, आपको नींद आ रही है, गो एंड टेक अ नैप, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सो के आइए, क्योंकि वी बिलीव कि आप काम कर देंगे। तो एम्प्लॉय भी मोटिवेटेड रहता है। अब सच में किसी को जेन्युइनली तबीयत खराब है, नींद आ रही है, वो काम पे आ गया है, उसने एक मेडिसिन ली एंड ही नीड्स एटलीस्ट हाफ आवर ऑफ रेस्ट ताकि इफेक्टिवली काम कर पाए, तो गूगल प्रमोट सेट किया, आप जाओ सो जाओ, आपको हम बिस्तर लगा के दे रहे हैं ऑफिस में, आप आराम से रेस्ट करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि हम जानते हैं आप काम करोगे। तो कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। इसीलिए तो पीपल आर सो मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वर्किंग इन गूगल। इसलिए तो इतनी डिमांड है कि लोग चाहते हैं कि गूगल में नौकरी लग जाए। एम्प्लॉय चाहेगा कि उसे गूगल में जॉब मिले। एम्प्लॉय फिर जब गूगल में इतने अच्छे कंडीशंस में काम करेगा, तो ऑब्वियसली ही विल बी इनोवेटिव एंड सॉरी, ही विल बी इनोवेटिव एंड ही विल वर्क विद डेडिकेशन। उससे क्या होगा, एम्प्लॉय को भी गूगल अच्छी सैलरी दे रहा है, उनकी एम्प्लॉय की भी ग्रोथ है,
एंड ये जब काम अच्छे से करेंगे, इनोवेशन से करेंगे, हार्ड वर्क, डेडिकेशन से करेंगे, तो गूगल की भी ग्रोथ होगी। तो हाउ एथिकल ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंपनी टुवर्ड्स अ स्टेक होल्डर helps both the stakeholder as well as the company or the corporate itself. नेक्स्ट, इट इज द गवर्नमेंट और रेगुलेटर। इसको मैं एक साथ ही ले लेता हूँ। किसी कुछ कुछ केसेस में गवर्नमेंट होता है और कहीं कहीं पे रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं। तो व्हाट इज द एथिकल ऑब्लिगेशन? मतलब ये एथिकल ऑब्लिगेशन क्यों? कि अगर कोई कंपनी काम कर रही है, तो व्हाई इट इज फॉलोइंग द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ द रेगुलेटर। तो फर्स्ट इसमें है टू अवॉइड लीगल कॉस्ट। यार कि आप कंप्लाई क्यों कर रहे हो गवर्नमेंट नॉर्म के साथ? कि अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे तो आपके ऊपर फाइन लग जाएगा, आपके ऊपर कंप्लायंस नोटिस आएंगे, आपको पेनाल्टीज भरनी पड़ेंगी। तो यू आर फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स टू प्रिवेंट लीगल इश्यूज एंड अपनी रेपुटेशन मेंटेन करनी है, इसीलिए आप कर रहे हो। मगर इज दिस द ओनली मतलब इज दिस द ओनली मोटिवेशन ड्राइविंग यू टू कंप्लाई विद द गवर्नमेंट नॉर्म्स? तो ये इनफ नहीं है। यू व्हाट अबाउट द मॉरल लॉ? हो सकता है कि लॉ में कहीं पे कोई ऐसा प्रोविजन नहीं हो जिसको आप एक्सप्लॉइट करने पे दिक्कत होए, मगर यू नो कि मॉरली तो ये गलत है ना, मॉरली इट इज रॉन्ग। मान लो मेरे पास एक लूप होल है कि मैं कोई गवर्नमेंट की स्कीम से पैसा ले सकता हूँ अपने बिजनेस के लिए, और आई एम फाइनेंशियली अ मिलियनेयर, लेकिन मैंने अपने जगह एक डमी इंसान को खड़ा किया जो मेरे कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट लाया फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम। हाउ ही बॉट इट? हो सकता है ये ईडब्ल्यूएस का खुद को बता रहे हो या SC ST बता रहे हो, जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस इंसान के नाम पे मैंने बिल फाड़ा और इन्वेस्टमेंट कहाँ ले आया? अपनी कंपनी में। आई एम अ मिलीनियर, ये गवर्नमेंट की स्कीम मिलीनियर्स के लिए नहीं थी, इट वॉज फॉर द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उनको प्रमोट करने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए थी। बट वॉट आई डिड, आई फाउंड अ लूप होल। तो एम आई लीगली राइट? ऑब्वियसली लीगली तो राइट हुई ना। ये इंसान जो है, इसके नाम पे गवर्नमेंट से पैसा लिया है, इसने लिया है, मैंने थोड़ी लिया है। बट एम आई मॉरली राइट? नो, आई एम मॉरली नॉट राइट। तो अगर सिर्फ ये लीगल कॉस्ट या लीगल कंप्लायंस अवॉइड करना मेरा मोटिवेशन होता, तो मैं ये ऐसे गलत काम बहुत सारे लूप होल्स निकाल के कर लेता। तो आई ऑल्सो नीड मॉरल लॉ। रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरल लॉ, मैंने थिंकर्स में भी पढ़ाया था। अगर किसी ने पुराने वीडियोस देखे हैं तो आप ये पॉइंट और बेटर समझ पाएंगे कि व्हाट अबाउट द मॉरल लॉ, व्हाट अबाउट द जस्ट लॉ, है ना, व्हील ऑफ इग्नोरेंस एंड ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स ऑफ कांत वगैरह जो मैंने पढ़ाए थे। आई होप यू रिमेंबर दोस, और जिसने नहीं देखे प्लीज एक बार वो देख लेना। तो दिस इज द बेसिक कि यार अवॉइड लीगल कॉस्ट करने के लिए आपका एथिकल ऑब्लिगेशन है, बट उसके अलावा एक डायमेंशन और इस पे आप खोल लेना, और उस पे भी, उसके बारे में भी एक दो लाइंस लिखना आंसर्स में, या अपने थिंकिंग में एटलीस्ट उसको याद रखना ये चीज़ कि मॉरल लॉ के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। देन और क्या होगा, गवर्नमेंट रेगुलेट या रेगुलेटरी बॉडी के लिए आप एथिकली ऑब्लिगेटेड हैं और उस एथिकल ऑब्लिगेशन से अपना काम करते हैं, तो यार आपको क्रेडिबिलिटी भी तो मिलती है, ट्रस्ट ऑफ कंज्यूमर मिलेगा। अब मुझे फ्लाइट से जाना है, आई वॉन्ट टू फ्लाई, है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब मैं इस फ्लाइट में, तो मैं बैठने से पहले तो मैं चेक करूंगा नहीं ना कि इसमें पेट्रोल बराबर है कि नहीं है, फ्यूल है इसमें नहीं है, इसके सब पार्ट्स वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये मेरी सेफ्टी के जो एस्पेक्ट्स हैं, ये मैं खुद तो जाके टेक्निकली वहां पे नहीं चेक कर सकता ना, तो हु विल चेक इट? द DGCA विल चेक इट, एंड DGCA विल इंश्योर दैट द फ्लाइट इज सेफ। एंड विच फ्लाइट वी आर टॉकिंग अबाउट? इंडिगो हो सकता है, एयर इंडिया हो सकता है, या कोई भी XYZ ब्रांड हो सकता है। तो why the DGCA ensure that this is safe? Because they are checking their flight, they are compliant। जो भी DGCA के नॉर्म्स हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, they are fulfilling the norms। तो DGCA is ensuring कि हाँ ये लोग ठीक लोग हैं। तो जब इनको गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज से एक वो मिल जाता है, एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उससे एक क्रेडिबिलिटी इनकी बन जाती है, कंज्यूमर का ट्रस्ट मिल जाता है कि नहीं ठीक है ये तो सेफ है, इस फ्लाइट से हम जा सकते हैं। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिस्क मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बैंक हैं एंड आप वर्क करें सिर्फ प्रॉफिट के लिए, मान लीजिए
दिस इज अ दिस इज अ सोसाइटी, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इन सब ने पैसा डिपॉजिट किया है। नाउ व्हाट इज देयर डिपॉजिट फॉर द बैंक? बैंक के लिए तो यार ये लाइबिलिटी है। बैंक के लिए एसेट क्या है फिर? एसेट है कि इसी पैसे को आगे इन द फॉर्म फॉर्म ऑफ लोन आप किसी को दे दें। अब आप इनका पैसा लोन में दें तो इसमें सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट आप कमाएंगे। मान लो आप HDFC हो, ICICI हो, प्राइवेट बैंक हो, इस पे इंटरेस्ट आएगा। दिस इंटरेस्ट इज व्हाट? इट इज बेसिकली द प्रॉफिट फॉर द बैंक, द एसेट फॉर द बैंक, जिससे इनकी फंक्शनिंग होगी। इनका गोल क्या है? इस इंटरेस्ट को बढ़ाना, इस प्रॉफिट को बढ़ाना। अब इस प्रॉफिट को बढ़ाने का क्या तरीका है? इंटरेस्ट रेट तो बहुत हाई कर दोगे तो लोन लेंगे नहीं लोग। आप क्या करो, लोन ज्यादा अमाउंट में दे दो। मतलब अगर आपके पास यहाँ से लोगों ने 100 करोड़ जमा करवाए थे तो आप 100 करोड़ का पूरा लोन दे दो, लेकिन इससे आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। अगर आप सपोज आप 50 करोड़ का ही लोन देते, आप 100 में से 50 CR, 50 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप 10 CR का लोन देते एट 10% इंटरेस्ट, तो आपको तो 10% ही प्रॉफिट होता ऑफ दिस 10 CR। लेकिन अगर आप इसमें एक जीरो बढ़ा दोगे तो आपके प्रॉफिट्स में भी एक जीरो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपके प्रॉफिट तो बढ़ जाएंगे। मगर क्या ये चीज़ सही है? मान लो ये लोग पैसे वापस अपने लेने आ गए, इनमें से 4-5 भी आ गए, तो आप इनको रीपे नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके तो सारे लोन्स में ही से आपने डाल दिया है पैसा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप एथिकली, जो गवर्नमेंट ने आपको नॉर्म्स दिए हैं कि भाई यू हैव टू कीप सम CRR, देन SLR, देन बहुत सारे और तरह के डिपॉजिट्स हैं, दिस इज नॉट अ इकोनॉमिक क्लास तो उसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं, वो बैंकिंग में आपको पढ़ाऊंगा बाद में। तो बहुत सारे आपको कंप्लायंस हैं, बेसल नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं, रेशियो अपना बहुत सारा रखना पड़ता है। बहुत कम अमाउंट ऑफ बहुत कम अमाउंट ऑफ टोटल डिपॉजिट होता है जिसको आप एज अ लोन दे सकते हो। तो इफ़ यू आर एथिकली ऑब्लिगेटेड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी विच इज़ RBI इन आर केस, तो जब आप इनके ऑब्लिगेशंस, इनके नॉर्म्स मानेंगे, तो आप ये जो बैंक रन वाली सिचुएशन है कि जब ये सब लोग पैसा अपना मांगने आ गए और आप नहीं दे पाए और आप बैंक रन की कगार पे आ गए हैं, तो ये चीज़ अवॉइड हो जाएगी ना। सो इट इज़ टेक्निकली हेल्पिंग इन मेंटेनिंग इन द रिस्क मैनेजमेंट। बैंक रन प्रिवेंट हो रहा है इससे। देन और क्या क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी ऑफ कंपनी बढ़ती है, या जब आप ढंग से काम करोगे ऑब्वियसली विल बी मोर सस्टेनेबल। देन लेवल प्लेइंग फील्ड होता है। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे? कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो इट इज ऑब्जर्विंग एंड उनके कुछ कंप्लायंस हैं, इनके कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स हैं, वो इन्होंने दे रखे हैं। अभी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं समझाता हूँ। मान लो यूपीएससी की हर जगह पे कोचिंग कुछ ना कुछ अमाउंट की होती है मिनिमम। अगर आपको एथिक्स के ही सिर्फ लेक्चर चाहिए तो मिनिमम 4000 के आसपास तो आपको देने ही पड़ेंगे। हो सकता है ज़्यादा भी देना पड़े या कुछ अमाउंट तो देना पड़े। मान लो मैं अपनी एक कंपनी लेके आऊँ जो बोले कि हम आपको नोट्स देंगे, पीडीएफ्स देंगे, क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन सब कुछ देंगे एंड फ्री में देंगे, तो मैंने तो पूरा मार्केट ही डिस्टर्ब कर दिया ना। तो एक तरीके से तो ये गलत भी हो गया। तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ रही लोगों के लिए? जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खरीदी थी, इन्वेस्टमेंट किए थे, स्मार्ट बोर्ड्स लिए थे, करोड़ ऑफ रुपीस के इन्वेस्टमेंट लगते हैं कोचिंग खड़ी करने में, तो उनके लिए तो ये गलत हो गया कि मैंने आके सब कुछ फ्री में दे दिया, अब सब लोग मेरे से ही ले जा रहे हैं, इनके तो लॉस में चले जाएंगे। तो ऐसा ना हो, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ऐसा नहीं हो इसलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड वो इंश्योर करता है। देन ऑल्सो रिड्यूसिंग नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, कि आपके किए हुए से क्या दिक्कत हो सकती है। जैसे इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस हो गया था, एक टाइम पे इंडिगो के फ्लाइट के जो रेट्स थे 25-25 हज़ार रुपए उन रूट्स के लिए जिनके जनरली कॉस्ट आती है अराउंड 4K 3K, इसके आसपास की कॉस्टिंग के टिकट्स इस रेट्स पे मिल रहे थे। व्हाई डिड दिस हैपन ड्यू टू मार्केट फेलियर। तो ये एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी थी, तो ये भी एथिकली, सॉरी, ये भी रिड्यूस हो जाएगी इफ यू आर यू आर फुलफिलिंग योर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स द रेगुलेटरी बॉडीज। अगर आप उनसे कंप्लायंस में चल रहे हैं तो दिस वोंट हैपन। आई होप दिस इज क्लियर। एंड नाउ लास्ट स्टेक होल्डर, दैट इज द सोसाइटी। सो कंपनी क्या है?
कंपनी, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, कंपनी इज द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। कंपनी में कौन काम कर रहा है? ह्यूमन काम कर रहे हैं। कंपनी में रिसोर्सेस लग रही हैं। कंपनी में जो भी चीज़ें हैं वो सब कहाँ से आ रही हैं? दे आर कमिंग फ्रॉम द सोसाइटी। पैसा किसका लगा है? लोगों का लगा है। काम कौन कर रहा है? द सिटीजन्स ऑफ दैट सोसाइटी। रिसोर्सेस जो भी चाहिए आपको वो कहाँ से आ रहे हैं? कमिंग फ्रॉम दैट सोसाइटी। सो कंपनी इज अ प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी ओनली। सो अगर द कंपनी इज एथिकली ऑब्लिगेटेड टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर ऑफ सोसाइटी, क्या होगा? होगा ये कि बाय कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, जैसे हेल्थ केयर में या एजुकेशन में, अ कंपनी विल गेट बेटर एम्प्लॉयज एंड बेटर कंज्यूमर। अब ये बताता हूँ कैसे। मेरी ये कंपनी है, सपोज दिस इज माय कंपनी। मैं लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड अच्छी करवा देता हूँ, मैं एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करवा देता हूँ, और ये मैं आउट ऑफ कर्टसी अपने, मतलब मेरा कोर बिजनेस कुछ और हो सकता है, मगर फॉर द सोसाइटीज बेनिफिट मैं ये चीज़ें भी करता हूँ। तो मैंने कुछ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली मेरे कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, उनकी एक फैमिली है, एंड उनके बच्चे हैं। उनके बच्चों को मैंने अपनी इस जगह पे फ्री हेल्थ केयर और फ्री एजुकेशन दे रखी है। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, ये हेल्दी रहेगा क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल गई थी, ये एजुकेटेड भी रहेगा। तो क्या ये मेरे लिए एक एसेट नहीं बनेगा बाद में? क्योंकि मैंने इनको अच्छा एम्प्लॉय, ऐसा अच्छा सिटीजन मैंने क्रिएट कर दिया है जो एजुकेटेड भी है, हेल्दी भी है। तो अगर मुझे कभी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हो और इनको भी जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए हो, तो ये यहाँ पे आएंगे, तो क्या इनका और मेरा दोनों का बेनिफिट नहीं है? तो यही इस लाइन का बस यही मतलब है कि बाय कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, फॉर एग्जांपल इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, अ कंपनी विल गेट बेटर एम्प्लॉयज। यार ये जब अगर कभी मेरे पास एम्प्लॉय बन के आएगा, तो ये तो हेल्दी है और एजुकेटेड है, दोनों चीज़ें हैं। तो अच्छी चीज़ है। अगर ये कंज्यूमर बन के भी आता है मेरे पास कि भैया मुझे आपकी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या आई वांट टू कंज्यूम योर सर्विसेज, तो भी ये एक एजुकेटेड और हेल्दी इंसान है। अगर हेल्दी इंसान है, मान लो मैं इसको लोन दे देता हूँ, तो ये हेल्दी भी है, एजुकेटेड भी है। अगर ये अनहेल्दी होता, मेरे से लोन लेने के बाद मर जाता, तो मैं कहाँ से पैसे रिकवर करता? लेकिन अभी तो ये ठीक है, अच्छा इंसान है ये, तो आई विल हैव प्रॉफिट्स। तो बेसिकली कहना बस इतना चाह रहे हैं कि द कंपनी इज द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, और एथिकली ऑब्लिगेटेड इनको इसलिए होना चाहिए क्योंकि ऐसा होने से कंपनी को ही अच्छे एम्प्लॉयज मिलेंगे और अच्छे कंज्यूमर्स मिलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसका जो एक एग्जांपल है वो तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने बताया कि एजुकेशन में मैंने इन्वेस्ट कर दिया, हेल्थ में मैंने इन्वेस्ट कर दिया, है ना? मान लो मेरी कंपनी 1,000 करोड़ कमाती है, सो नाउ आई एम इन दैट ब्रैकेट कि अब मुझे अपने प्रॉफिट्स का 2% इसमें लगाना पड़ेगा। तो मैंने इन चीज़ों में लगाया, इन चीज़ों में लगाने से सोसाइटी का गुड हुआ। अब अगर सोसाइटी का गुड हुआ, तो आई एज अ कंपनी वॉज वॉट? आई वॉज द प्रोडक्ट ऑफ दिस सोसाइटी। तो अगर सोसाइटी का गुड हुआ तो प्रोडक्ट का भी तो गुड होगा। So this is why I need to be ethically obligated towards the stakeholder of society. तो इस CSR, ये जो मैंने किया, इज इट मेकिंग कंपनी प्रॉफिटेबल? तो ऑब्वियसली आप ये ऊपर जितने भी हमने पॉइंट पढ़े, ये आप अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ, अगर मैं CSR करूँगा, हेल्थ में लगाऊं, एजुकेशन में लगाऊं, बहुत सारी चीज़ें आपने ऊपर इनमें से जो मैंने आपको बोला था ना, आपको पॉजिटिव नेगेटिव्स खुद से समझने पड़ेंगे। दैट आई टोल्ड यू बिकॉज इन्हीं पॉइंट्स में से इस क्वेश्चन का आपका आंसर निकल आएगा। यू कैन ट्राई दिस बाय योरसेल्फ, इसको लिखने का भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब एथिकल कंसर्न्स होते हैं कुछ प्राइवेट कॉरपोरेशंस में। वो क्या होते हैं कि कंपटीशन एंड फेयर प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी का इशू है। फिर सीएसआर के लिए नहीं करते लोग, बट सीएसआर जस्ट एक एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन समझ के लोग कर देते हैं क्योंकि यार कंप्लाइंस फॉलो करनी है ना? एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स बेकार होते हैं। आई होप पिछले सारे पॉइंट्स हमने जो पढ़े थे उनके आप उनको जस्ट अपोजिट एंगल से देखेंगे, उनके नेगेटिव सोचेंगे, तो आपको ये वाले सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, एथिकल लीडरशिप। अगर मेरा जो सीईओ है वही चोर है, वही उसी का माइंडसेट यही है कि लोन लेके उसको अपने प्राइवेट ग्रोथ में लगाना है,
तो मैं ना तो कंपनी के लिए ढंग से काम करूँगा, ना सोसाइटी के लिए ढंग से काम करूँगा, मैं भी बस चोरी के लिए एक अपॉर्च्युनिटी देख रहा हूँगा। लेकिन अगर मेरे लीडरशिप रतन टाटा जैसा इंसान है, तो मैं भी सोचूँगा ना कि मैं कुछ इनोवेट करूँ, जो मेरे देश के लोगों के लिए काम आ सके। सो दीज़ आर सम एथिकल कंसर्न्स इन प्राइवेट कॉर्पोरेशन। बहुत ईज़ी है, मैंने सिर्फ़ कीवर्ड्स लिख दिए हैं, इन पे यू कैन बिल्ड अप स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ्स। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में देयर इज़ द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 जो बात करता है। इट हैज़ प्रोविजंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए। उसमें भी मैंडेटरी वुमेन डायरेक्टर होने चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पहले तो वन थर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो कंपोजिशन है उसमें भी वन थर्ड सारी लिस्टेड कंपनी में विमेन डायरेक्टर्स होंगी। इससे क्या होगा? फ्रॉड प्रिवेंशन होगा, कॉर्पोरेट क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का प्रोटेक्शन होगा। आई होप मैंने इनफ समझा दिया है ये सारी चीज़ें, तो अब ये सिर्फ मैं पढ़ दे रहा हूँ और अंडरस्टैंडिंग आप में आ चुकी है। देन ऑडिट कमिटी, एक ऑडिट कमिटी होनी चाहिए, ये भी एक्ट में दे रखा है। वाई? कि भाई ऑडिट कमिटी के मेंबर होंगे। अब इस ऑडिट कमिटी में मैं आपको बैठा दूं, आप मान लीजिए साइंस बैकग्राउंड से हैं, आपको अकाउंट्स देखने ही नहीं आते, आप क्या ऑडिट करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये एक्ट कहता है कि मेंबर्स और चेयरपर्सन जो है शुड हैव एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तभी तो अगर ऑडिट के टाइम पे आपको कुछ गड़बड़ दिखेगी तो आप उसको रेस कर पाओगे और फ्रॉड या कुछ भी करप्शन या फ्रॉड प्रिवेंशन कर पाओगे, वरना कैसे करोगे आप? तो ऑडिट कमिटी जब होगी और इंटेलिजेंट ऑडिट कमिटी होगी, एलिजिबल ऑडिट कमिटी होगी, तो वो क्या करेगी? फिनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिन करेगी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स देखेगी कि कोई कंपनी के अंदर ही घपलेबाजी तो नहीं हो रही है। फिर वो फंड्स की मॉनिटरिंग देखेगी कि जो हमने पब्लिक से पैसा लिया था, इज इट इज इट बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द अल्टीमेटली बेनिफिट ऑफ द कंपनी एंड ऑफ द पब्लिक, द स्टेक होल्डर्स, या फिर इससे लोग बस अपने घर खरीद रहे हैं या प्राइवेट ग्रोथ कर रहे हैं। देन स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी होती है टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एड्रेस देयर ग्रीवियंस। अब माइनॉरिटी शेयर होल्डर को कोई ग्रीवियंस हो सकता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को से उनको कुछ ग्रीवियंस है कि भाई हमें ये शिकायत है, आप इसको रिजॉल्व करिए। तो इसके लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ना। कौन करेगा? ये स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी करेगी। या अगर गवर्नमेंट का आपने कोई कंप्लायंस नहीं फॉलो किया है, तो हु विल कोऑर्डिनेट, हु विल बी द वन लाइजनिंग बिटवीन द कॉर्पोरेट एंड द गवर्नमेंट? तो कुछ ना कुछ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटीज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइजनिंग कमेटी होती है, देन ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं टू बेसिकली रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वेरियस शेयर होल्डर्स। देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में दे रखा है। इट इज़ ऑल्सो गवर्न अंडर दिस सेम कंपनीज एक्ट में ही होता है ये सर्टन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप उतना टर्नओवर या प्रॉफिट्स क्रॉस करते हैं तो 2% आपको अपने नेट प्रॉफिट में से CSR एक्टिविटीज़ में लगाना पड़ेगा। सो ये इसमें दे रखा है और इसमें ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये टाटा का एग्जांपल आप लिख लीजिएगा कि 2% है, गवर्नमेंट कंप्लायंस तो 2% ही देने का है, बट टाटा स्पेंड्स अराउंड 5 to 7% ऑफ इट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑन CSR एक्टिविटीज, क्योंकि दे आर genuinely concerned about the good of the nation. देन टाटा का एक इनिशिएटिव है मानसी, दैट इज मैटरनल एंड न्यूबॉर्न सर्वाइवल। इसमें वो क्या करते हैं? टाटा स्टील का इनिशिएटिव है। बेसिकली दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो दिस दिस यू कैन कोट, ये दो चीज़ें आप एज अ वैल्यू एडिशन रख लीजिए। अब CSR के साथ इशू क्या है? एक तो पुअर इम्प्लीमेंटेशन है, सरफेस लेवल पे है। मैं एज अ कंपनी हूँ, मुझे इस साल अपने प्रॉफिट्स में से 2% लगाने थे, मैंने लगा दिए हेल्थ सेक्टर में, कहीं पे भी लगा दिए। अगले साल मैंने लगा दिए एजुकेशन में, उसके अगले साल मैंने लगा दिए किसी और में। तो मेरा एक बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव है कि मैं बस करने के लिए लगा देता हूँ कि भाई पेपर पे दिखा पाऊँ कि हाँ ये देखो आई डिड माई CSR। मगर अगर मेरा एक अच्छा एक विजनरी कंपनी होता, तो मैं 2% अगर हेल्थ पे लगाता, तो अगले साल भी उसी को और आगे बढ़ा के और बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने पे लगाता ना। ऐसे डाइवर्सिफिकेशन थोड़ी करता रहता। तो बहुत सरफेस लेवल का, बहुत ज़्यादा डेप्थ वाला, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल एंड बहुत ज़्यादा ब्रॉड विजनरी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बहुत पुअर इम्प्लीमेंटेशन है CSR का। दिस इज़ वन इशू।
डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ है। मान लो हम एक डिस्ट्रिक्ट में 3 कंपनीज़ काम कर रही हैं। वन इज़ कंपनी ए, वन इज़ कंपनी बी, वन इज़ कंपनी सी। तीनों ने सीएसआर लगा दिया। अब मान लो कंपनी सी ने सीएसआर लगाया, उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ वो काम कर रहे थे, उन्होंने एक स्कूल बना दिया। ये स्कूल इतना बड़ा है कि इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के सारे बच्चों को अकोमोडेट कर सकता है। बी ने भी सीएसआर करने के लिए एक स्कूल बना दिया, ए ने भी स्कूल बना दिया। अब ये स्कूल खाली पड़े हुए हैं, किसी काम के नहीं है ये। इसकी जगह यहाँ पे आप हॉस्पिटल बना देते और आप शायद कुछ और ऑर्फनेज या कुछ उस टाइप की फैसिलिटी बना देते, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होता, ज़्यादा इफेक्टिव होता। अब यहाँ पे लीगली तो आपने एस्केप कर लिया है, लीगली आप सही हो, बट क्या दिस इज एथिकली करेक्ट? नो, इट इज़ नॉट एथिकली करेक्ट। तभी तो इशू है। तो डुप्लीकेशन है, ओवरलैपिंग है। देन इसको एज अ एडिशनल कॉर्पोरेट टैक्स ही समझते हैं लोग कि यार हमने प्रॉफिट्स कमाए, हमने कॉर्पोरेट टैक्स दे दिए। अब उसको वो दिल से नहीं मानते हैं कि हमारी सच में कॉर्पोरेट एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति। ये सिर्फ हम टैक्स देने के लिए एक एडिशनल टैक्स समझ के चलो कर दो, खाना पूर्ति टाइप्स काम। देन इम्बैलेंस फंडिंग है। यार हम 3 लोग हैं, 3 कंपनी है, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझना। एक सिटी में 3 कंपनी है, हम तीनों ही, सिटी को चाहिए क्या? हेल्थ केयर चाहिए, स्कूल चाहिए, एजुकेशन चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं कि यार हमारी कंपनीज में हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होना चाहिए कि यार सिटी साफ सुथरी अच्छी दिखनी चाहिए। तब जब लोग निकले यहाँ से, इन्वेस्टर्स आए जब, तो उन्हें दिखे कि यहाँ कुछ पोटेंशियल है। तो हम सारा पैसा लगाते हैं ये अर्बन ब्यूटिफिकेशन करवाने में कि गार्डन्स बनवा दो, अच्छे फुटपाथ्स बनवा दो, उधर पैसा इन्वेस्ट कर दो। इस डिस्ट्रिक्ट को एक्चुअली में, सिटी को चाहिए क्या था? इसको चाहिए था हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। पर हमने हमने वो नहीं किया। हम कर सकते थे, हम अगर अच्छे से एथिकली काम करते तो हम इस पे ही लगाते सीएसआर। पर इस सीएसआर में भी हम अपना प्रॉफिट ढूंढ ले रहे हैं कि यार ब्यूटीफाई दिखेगी ना ये अर्बन सिटी, तो इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा आएगा। देन ऑब्वियसली देयर इज ऑल्सो अ लैक ऑफ रोबस्ट पॉलिसी कि गवर्नमेंट की इस पे एज सच कोई पॉलिसी बहुत ज़्यादा रोबस्ट तरीके से है नहीं जो इसको इम्प्लीमेंट करवा सके। तो एक वो भी बैरियर है। देन वे फॉरवर्ड क्या है कि आप मोटिवेट कर सकते हो सीएसआर करने के लिए बाय गिविंग देम नेशनल सीएसआर अवार्ड्स हर साल। आप अवेयरनेस ज़्यादा कर सकते हो। आप गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट के बीच में कोलैबोरेशन करवा सकते हो, कंप्लायंस स्ट्रेंथनिंग भी होगी उससे। तो दीज आर सम वे फॉरवर्ड्स। Okay, so we'll be stopping here. In the next video, we will be covering ethical concerns in international relation. Thanks for watching.